हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेपच्यून और सैटर्न यानी कि शनि की सन से डिस्टेंस क्रमशः 10 की पावर 13 और 12 मीटर है। सपोज ये एक सर्कुलर पाथ में गति करते हैं तो उनके टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा। वीडियो के बेस्ट रिजल्ट के लिए आज के सभी क्वेश्चंस को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई जरूर कर लेना, ठीक है। तो केपलर का जो थर्ड लॉ है वो क्या होता है कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सन से जो डिस्टेंस होती है उसकी पावर 3 के। ये केपलर का थर्ड लॉ है, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखा तो ये आपको हिट होना चाहिए। अगर ये हिट हो गया तो फिर आप इसको विद इन 5 सेकेंड कर ले जाओगे। अगर यही हिट नहीं हुआ तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा और शायद आप कर भी ना पाओ। तो इसलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा हो सके आप करो मेरे साथ, आपको एग्जाम में रियलाइज़ होगा कि इनका क्या बेनिफिट होता है। तो देखो, टाइम पीरियड का अगर हम रेशियो जो हमें फाइंड करना है वो लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, उनकी सन से डिस्टेंस की पावर 3 तो थी ही, लेकिन ये टाइम पीरियड का पावर 2 उधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा। इतना हमें करना है। अब आर वन का मतलब 10 की पावर 13, ठीक है। R2 नेपच्यून का 13 है और R2 का मतलब 10 की पावर 12 यानी कि 10 की पावर 12 का होल पावर 3/2। यही मेरा आंसर है। अब कैलकुलेशन कितनी फास्ट करते हो, 12 है तो ऊपर केवल 10 बचेगा यानी कि 12 पावर तो कैंसिल हो जाएंगी, यानी कि आंसर मेरा 10 की पावर 3/2 होगा। अब आप ऑप्शन देखो, 10 की पावर 3/2 कट गया, ये कट गया, ये कट गया। यही क्यों बचा, क्योंकि एक 10 मतलब 10 की पावर 1 और अंडर रूट 10 का मतलब होता है 10 की पावर 1/2। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, जब एक में 1/2 जोड़ता है तो 3/2 बन जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली मेरा आंसर। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मल्टीपल टाइम्स आ चुका है आपके ग्रुप एक्स और AA SSR में मिला के बहुत बार ये पूछा जा चुका है। और एक बात और बता दूं कि आज मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं। ये एक मॉक टेस्ट है जिसमें 14 मैंने कट ऑफ जो है वो 14 मार्क्स रखा है। जिस बच्चे के 14 प्लस आते हैं, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि अगर आप मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि अगर इसमें आप 14 प्लस लाते हो तो फिर आप बिल्कुल टेंशन मत लो कि मैं एग्जाम में परफॉर्म कर कहीं मैं फिजिक्स में फेल तो नहीं हो जाऊंगा। हाँ, ये 14 प्लस ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप वीडियो देखते चले जा रहे हो, मन में सोच ले रहे हो कि नहीं ये तो मैं कर लेता, नहीं ये तो मैं कर लेता। तो ये चीज़ नहीं, तुरंत वीडियो को पॉज करो और खुद अपना करो, बाद में देखो क्या आपका मैच हो रहा है आंसर मेरे एक्सप्लेनेशन से। तो इस तरह से अगर 14 कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, केपलर केपलर से ऐसा कभी नहीं हुआ है आज दिन तक, मतलब बहुत रेयर होता है कि एयरफोर्स के पेपर में केपलर टर्म्स आपको ना मिले। कई बार कहेगा कि केपलर का जो सेकेंड लॉ है वो किसके कंजर्वेशन पे वर्क करता है, बहुत पूछा जाता है, बहुत सरल है। तो वो एंगुलर मोमेंटम के कोणीय संवेग संरक्षण पे। देखो ये जैसे लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण पर। अब देखो, किरचॉफ के दो नियम होते हैं, किरचॉफ का फर्स्ट नियम और किरचॉफ का दूसरा। ये आपका चार्ज कंजर्वेशन पे, ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन पे, ये सबको पता होगा। लेकिन अब क्या है कि थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन बनता है, वो कहेगा कि लूप लॉ, जो किरचॉफ का लूप लॉ किसके कंजर्वेशन पे, तो लूप यानी कि पास लॉ, तो वो आपका चार्ज ना होके वो किस पे हो जाएगा, एनर्जी पे हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अब अगर अभी तक आपने नहीं मेहनत करी कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या है कि अब आपको आपका लक्ष्य दिख रहा है, आपको पता है नवंबर के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होना है, तो अब लग जाओ एटलीस्ट, ठीक है। अब कोई वो मत करो कि अब आप कंफर्ट जोन से बाहर आके और पढ़ने में लग जाना है। यदि देखो, रदरफोर्ड ने एक अल्फ़ा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट करा था, उससे एक रिजल्ट आप याद रखना कि एन जो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/sin की पावर 4 θ/2। थीटा आपको एंगल जो है वो गिवन रहेगा। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है कि 90 डिग्री जब एंगल था तो नंबर ऑफ जो पार्टिकल है वो 28 थे पर मिनट, ठीक है, जब 90 था। तो 60 और 120 के एंगल पर प्रकीर्णित कणों की संख्या क्या होगी, यानी कि स्कैटर्ड पार्टिकल की नंबर ऑफ फाइंड करनी है, ठीक है। बड़ा सरल क्वेश्चन है, अगर आपको पता है कॉन्सेप्ट, ये जो मैंने लिखा है केवल ये आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। अब देखो मैं इसको कैसे करता हूँ। हमने देखा कि एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/sin की पावर, इन्होंने 90 कहा है तो साइन की पावर 4 θ/2, यानी कि 90/2 करेंगे तो साइन की 45 बचेगा, क्योंकि θ/2 होता है। तो साइन 45 अब साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 की पावर 4, ठीक है। यानी कि √2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि √2 की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि ये कितना आएगा, ये मेरा आएगा 4। लेकिन इन्होंने कहा है कि ये 4 ना होके कितना है, 28 है,
यानी कि 4 की वैल्यू 28 है, यानी कि a की वैल्यू कितनी है, 7 है। मेरी बात ध्यान से सुनना, हम इन्होंने कहा कि 28 है, लेकिन जब हमने उस एंगल के अकॉर्डिंग फाइंड करा तो 4 आया, यानी कि 4 की वैल्यू 28 है, यानी कि हर चीज़ 7 गुनी कर देनी है। यानी कि इन एंगल्स पे हम इस फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड करेंगे और उसका 7 गुना मेरा उत्तर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि एक की वैल्यू 7 आई। अब हम फाइंड करते हैं 60 पे, तो 60 के लिए n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/sin की पावर 4 थीटा/2, यानी कि 60/2 करेंगे तो sin 30 होगा। sin 30 का मान कितना होता है, 1/1/2 की पावर 4। अब 1/2 जो है उसकी पावर 4 करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 16 होगा, यानी कि हम ऊपर जाएगा ना तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 16। लेकिन 16 नहीं होगी, 7 गुना होनी चाहिए, यानी कि 16 7 जा 112। केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें हमें 112 दिख रहा है, तो हम 120 पे निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें भी सीखनी है कि पूरा सॉल्व नहीं करना था। अब देखो, वैसे आप फाइंड करोगे तो सिमिलरली 120 के लिए भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे नीड नहीं है, मैं बताना ये चाह रहा था। वैसे इसका एक सिंपल क्वेश्चन सिंपल लेवल का ये भी बन सकता है सीधा इतने पे बेस्ड, लेकिन ये मॉडरेट लेवल का भी पूछा जा सकता है। 90 पे गिवन था 28, हमने फाइंड किया तो 4 आया, 4 की वैल्यू 28, मतलब हर चीज़ क्वेश्चन में 7 टाइम्स है। तो फिर हमने 60 पे फाइंड किया तो 60 पे मेरा 16 आ रहा था, लेकिन उसका 7 टाइम्स 112। अब ऑप्शन एलिमिनेशन सीखना है, तो इस तरह से इसको अप्रोच करना था। आई होप आप लोगों ने आपने खुद से ट्राई किया होगा, और जिन्हों को नहीं आया होगा उनने अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा, जिससे वो इंस्टेंट रिवाइज कर सकें। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए मैं कहूँगा कि आप केयरफुली देखो, सरल है लेकिन ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी में मत रहना। यहाँ पे वही नहीं है कि हर बार टेम्परेचर बढ़ ही रहा हो। यहाँ पे कह रहा है कि पत्तियों को एक तांबे की है और एक जर्मेनियम की है, कमरे के टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर से 80 केल्विन तक ठंडा किया गया है। ठंडा किया गया है का मतलब हुआ कि टेम्परेचर कम किया गया है, तो बोथ का रेजिस्टेंस बढ़ेगा या डिक्रीज़ होगा, या तांबे का बढ़ेगा जर्मेनियम का घटेगा। अब देखो अकॉर्डिंगली आप पॉज करके कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक थर्ड क्वेश्चन है आज का। तो देखो, यहाँ से खाता खुल जाना चाहिए आप लोगों का, अगर नहीं खुला है अभी तक, और अगर खुल गया है तो बहुत अच्छी बात है। देखो, हमने आपको बताया था और आपने जहाँ से भी पढ़ा होगा ज़रूर पता होना चाहिए आपको कि तापमान अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अर्धचालकों में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, मतलब उनका रेजिस्टेंस घटता है। ये सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ठीक है, अब देखो, अब हमारा जो तांबा है वो हमारा बहुत अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, और जो जर्मेनियम है वो सेमीकंडक्टर है। अब देखो, टेम्परेचर बढ़ा तो रही नहीं है, घटा रहे हैं। अगर घटा रहे हैं तो जर्मेनियम का जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो सेमीकंडक्टर है, तो जर्मेनियम को तो बढ़ेगा जर्मेनियम का, लेकिन तांबे का घटेगा। ठीक है, अब मैंने जो बताया है वो आपको पहले से पता था, लेकिन ये इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिला कि क्वेश्चन जल्दबाजी में नहीं करना है। थोड़ी सी भी जल्दी आपने करी तो आप सी में क्लिक कर दोगे, और 2 मार्क्स, 1-2 मार्क्स का सिलेक्शन, 1-2 मार्क्स से रुकना, ये दर्द बहुत गंदा होता है। इसलिए आराम से पेपर को पढ़ना है, बिल्कुल काम पीसफुली। ठीक है, हड़बड़ाहट में कोई चीज़ नहीं करनी है। यदि एक लंबी स्प्रिंग को 0.02 मीटर तक स्ट्रेच किया गया, मतलब खींचा गया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी यू हो जाती है। अगर इसे 0.1 मीटर तक स्ट्रेच यानी कि खींचा जाए, तब फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो देखो, जो स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट और जो डिस्टेंस तक खींचा गया है उसका स्क्वायर, यानी कि, और देखो आप लोग कहते हो बाद में कि हमें टाइम नहीं देते हो पॉज करने के लिए, तो पॉज करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगता है यार। तो देखो, u जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के। बस अब देखो, u1/u2 हम लिख सकते हैं x1 का स्क्वायर बटे x2 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझना, अब कैलकुलेशन कैसे जल्दी करनी है। अब देखो, पहले तो u थी, अब x1 मतलब पहले कितना खींचा जा रहा था, 0.02 बटे x, अब कितना खींचा जा रहा है, 0.1। अब देखो डेसिमल एक, अगर देखो एक डेसिमल तो नीचे वाला खत्म हो गया, लेकिन अब क्योंकि यहाँ 2 अंक के बाद है तो नीचे 1 0 और लाएंगे तो खत्म हो जाएगा, यानी कि अब ये दोनों खत्म हो गए डेसिमल। अब 2 1 2 5 जा 10 होता है। तो देखो, अगर हम इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, यानी कि u1/u2 हमारा क्या आया, 1/25। लेकिन हमें u2 फाइंड करना है, तो u2 हमारा 25 u1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 25 u,
इनिशियली U1 हमने माना था इसलिए हमारा U1 आया, लेकिन क्वेश्चन में इनिशियली U गिवन था तो 25 25 U। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है और ये मैं आपका जो मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट आते हैं उन्हीं में से किसी प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन है ये, तो ये अगर तो आप क्या है कि चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पर आइडियल डाई एटॉमिक गैस को गर्म किया जाता है, तो एनर्जी का वह पार्ट हमें फाइंड करना है जो इंटरनल एनर्जी में वृद्धि करने में यूज़ हुआ हो, यानी कि उस वो फ्रैक्शन बतानी है। अब देखो, आप एक बात बताओ, अगर हम तुमसे कहें कि आप ये बताओ आप मेरे पास 5 रुपए हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, मेरे पास 5 रुपए हैं, आपके पास 2 रुपए हैं, मैं आपसे कहूँ आपके पास मेरे पास जितने हैं उसका कितना फ्रैक्शन रुपए हैं, तो आपके पास 2 रुपए हैं, मेरे पास 5 रुपए हैं, तो आपके पास यही तो फ्रैक्शन हुई, 2 है आउट ऑफ 5। तो यही हमें बताना है, यानी कि टोटल एनर्जी हमें नीचे रखें और ऊपर इंटरनल एनर्जी रखें, तो यही तो हमें फाइंड करना है। आंतरिक ऊर्जा का वह भाग, मतलब देखो क्या कह रहा है डायटोमिक में, जो ऊर्जा का वह भाग जो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, यही तो हमें फाइंड करना है टोटल एनर्जी का। अब देखो, अब सिंपल हो गया, इंटरनल एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एन नंबर ऑफ मोल्स, सी वी रखते हैं डेल्टा टी। अब पूरी टोटल एनर्जी के लिए एन सी कॉन्स्टेंट प्रेशर पर, क्या कह रहा है, नियत प्रेशर पर, तो सी पी डेल्टा टी। अब देखो डेल्टा टी एन एन कटा, सी वी बटे सी पी आया, लेकिन हमने पढ़ा है कि गामा जो होता है वो क्या होता है, सी पी बटे सी वी होता है, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर ऊपर हो और वॉल्यूम नीचे हो, स्पेसिफिक हीट, तब तो गामा होता है, लेकिन ये उल्टा आ गया, सी वी ऊपर आ रहा है, मतलब 1 बटे गामा, इसका आंसर 1 बटे गामा आ जाना चाहिए। अब गामा शॉर्ट ट्रिक पता है क्या होता है, 1+2 बटे एफ, यानी कि गामा यही तो होता है 1+2 बटे एफ, यानी कि 1+2 बटे फ्री डिग्री कितनी होती है, 2 परमाणु के लिए 3, 5 होती है, एक परमाणु के लिए, मोनोटोमिक के लिए 3 होती हैं, तो 5 एकम 5 और 2 7 बटे 5 गामा आएगा। गामा अगर 7 बटे 5 आएगा तो ये उसका उल्टा मेरा उत्तर आएगा, गामा का भी व्युत्क्रम, यानी कि 5 बटे 7 मेरा राइट आंसर, डी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो गया। तो देखो, जिनने ये प्रैक्टिस सेट लगाया होगा उनको बड़े इजी लग रहे होंगे, लेकिन ये नहीं है कि इस मॉक टेस्ट में केवल यही प्रैक्टिस सेट में मैं रिलाई रहूँ। मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, मैं 4 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट से लेता हूँ, 4 इस, अगर मार्केट में वो हैं और बहुत सारे बच्चे उसे पढ़ रहे हैं, तो अगर उन पे भी इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते हम, ठीक है। मैं 12th की बुक से भी आपको कराता हूँ, मैं इधर उधर ल्यूसेंट से, ऐसा नहीं है मैं ल्यूसेंट से नहीं कर, उससे भी कराता हूँ, मतलब मैं सारी चीज़ों का निचोड़ लाता हूँ, यानी कि मैं जो भी कॉन्सेप्ट आप तक डिलीवर कर रहा हूँ इनको आपको अच्छे से डाइजेस्ट कर लेना है, अगर आप एयरमैन बनना चाहते हो तो। देखो, इस स्लाइड से आपकी बार चांस है कि आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है। सबसे पहले तो फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं उनकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी। तो देखो, 3 तरह के होते हैं, एक आपके फेरो यानी कि लौह चुंबकीय, एक पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय, और एक डाईमैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय। तो तीनों का आप याद रखना कि लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है वो 1 से बहुत अधिक होती है, यानी कि फेरोमैग्नेटिक की 1 से अधिक वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय होते हैं उनकी भी 1 से बड़ी होती है, लेकिन बहुत बड़ी नहीं होती है, ठीक है, कम ही होती है जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है, लेकिन 1 से तो बड़ी होती है। डाईमैग्नेटिक की जो चुंबकशीलता होती है वो 1 से कम होती है, ठीक है। 3 पॉइंट तो आप ये मेमोराइज कर लो। एंड सेकंड थिंग, आप पहले इन क्वेश्चन को करा दूँ फिर मैं बताऊँ, जो आपका अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं उनकी चुंबकशीलता का मान कितना होता है, तो उनकी मैंने बताया था 1 से कम होता तो प्रतिचुंबकीय हो जाता है, 1 नहीं, कम होता है, लेकिन 1 से अधिक होता है, बहुत अधिक आपका किसका होता है, लौह चुंबकीय का होता है, तो इसका हो जाएगा बी। किसी पदार्थ की जो रिलेटिव परमिटिविटी चुंबकशीलता है वो 0.99 है, यानी कि 1 से कम है, और अगर 1 से कम है तो वो डाईमैग्नेटिक होंगे, ठीक है। एक पॉइंट आप और यहाँ पे लिख सकते हो कि टेम्परेचर का इफेक्ट, यानी कि प्रतिचुंबकीय में टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे घटाओ, इन दोनों पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, ताप बढ़ाओगे तो उसकी चुंबकशीलता घटती है, यानी कि ताप के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं दोनों, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। लेकिन एक पॉइंट जो कई बार पूछ चुके हैं कि लौह चुंबकीय यानी कि फेरोमैग्नेटिक हैं, उनका टेम्परेचर अगर आप क्यूरी से अधिक कर दोगे, क्यूरी ताप से अधिक कर दोगे, तो वो अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं, ठीक है। ये आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। 3 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील 2 किलोग्राम का एक पिंड है और एक 1 किलोग्राम का जो कि 4 मीटर से अपोजिट डायरेक्शन से गति कर रहे हैं, दोनों टकराते हैं, आफ्टर कोलिशन जो है वो चिपक जाते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
देखो संघट्ट आपने पढ़ रखे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन कई बार बनते हैं। कई बार कहेगा कि प्रत्यास्थ संगत के लिए ई का मान, अप्रत्यास्थ के लिए, ये सारी चीज़ें पता हों, और ये न्यूमेरिकल तो इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको पॉज करके। तो इसमें क्या है कि प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि इसमें रेखीय संवेग जो होगा, मास इनटू वेलोसिटी, जो लीनियर, वो कंजर्व रहेगा, यानी कि जो कॉलिशन से पहले होगा वही आफ्टर कॉलिशन होगा। बस अब इसमें आपको लिखना कितना था मैं आपको बता रहा हूँ। m1v1 m2v2 ये दोनों उससे पहले होंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है तो बीच में माइनस लग जाएगा। आफ्टर कॉलिशन उन चिपक जाते हैं, मतलब मास उनके m1 प्लस m2 जुड़ जाएंगे, और वेलोसिटी ये हमें फाइंड करनी है। इतना करना था, ये एक लाइन लिख के आप इसको सॉल्व कर सकते थे। जैसे m1 3, v1 कितना है, सॉरी m1 2 किलोग्राम था और 2 और 3, ठीक है, माइनस m2 1 किलोग्राम, वेलोसिटी कितनी थी 4, इज इक्वल टू मास दोनों जोड़ोगे तो 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम 3 किलोग्राम हो जाएंगे, इनटू वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। अब देखो 6 में से 4 गया, कितना बचा 2, 2 बराबर हो जाएगा 3v, तो v हम जो फाइंड करेंगे वो 2/3 हो जाएगी, यानी कि सी राइट आंसर है। देखो इसको आप पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। अगर आपका आंसर 2/7 आया है, मतलब आपकी तैयारी ठीक है। इसको मैं कई बार करा चुका हूँ। जब आपकी कुल ऊर्जा होगी, जब बिना फिसले लुढ़क रही है एक ठोस गेंद, तो उसमें जो घूर्णी गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का रेशियो निकालना है। और तो घूर्णन में और कुल में क्या डिफरेंस होगा कि कुल में आपका घूर्णी तो वर्क करेगी ही करेगी, प्लस स्थानांतरी भी करेगी, ठीक है, स्टेशनरी और रोटेशनरी दोनों करेंगी। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैसे कैलकुलेट करना था। वैसे आपको याद हो अगर इसका आंसर 2/7 तो ज़्यादा अच्छा है, बिना फिसले लुढ़कने वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। को कीटाणु रहित यानी कि वाटर को बैक्टीरिया फ्री बनाने के लिए कौन सा रेडिएशन यूज़ करा जाता है, इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट या माइक्रो या पीला प्रकाश। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दे देना। मैंने सोचा था 25 क्वेश्चन कराऊंगा, और उसी जोश के साथ मैंने स्टार्ट भी किया था। जो कुछ क्वेश्चन शुरुआती थे वो मैंने कल रिकॉर्ड कर लिए थे, सोचा था कल सुबह कर लूँगा, लेकिन अभी क्या करूँ, कैपेबल नहीं हूँ, ना मैं बैठ पा रहा हूँ ना मैं बोल पा रहा हूँ 2 दिन से। इसीलिए मैं 2 दिन वीडियो नहीं आया, क्योंकि मेरी बॉडी थोड़ा मेरा साथ नहीं दे रही है। जैसे ही सब कुछ अच्छा होता है फिर से उसी एनर्जी के साथ आ जाऊंगा। बाकी जिनको रिवीजन करना है तो मैं एक क्लिप्स ऐड कर रहा हूं, तो जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको रिवाइज कर सकते हो आप लोग, क्योंकि मैं जब वीडियो उस एनर्जी के साथ नहीं बना पाता हूं तो यूजुअली मैं यही करता हूं। बाकी यहाँ तक ये क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, उसके बाद मैंने 25 का कमिटमेंट करा था, मैं 25 कराऊँगा आप शाम तक या फिर कल तक, जैसे ही सही होता हूँ। बाकी आप लोग रिवीजन चाहो तो कर सकते हो 2x स्पीड पे देख के, या जिन्होंने नहीं देखा है तो वो अच्छे से देख भी सकते हैं। और इस चीज़ में आप लोग वो मत करना कि ये क्या कर रहे हो, ये मैं आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नए हमसे जुड़ जाते हैं, उनको पुराने वीडियोज़ ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। बिकॉज़ ये कंटेंट बहुत अच्छा है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जब मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ या जब मैं असमर्थ होता हूँ वीडियो डालने में, तो मैं पिछला कुछ अच्छा कंटेंट इनमें मर्ज कर देता हूँ, जिससे जो नए बच्चे हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। R1 और R2 रेडियस के 2 सर्कुलर पथों पे इक्वल चाल से चक्कर लगा रहे हैं, उन पर जो लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स का रेशियो क्या होगा। तो देखो अभिकेंद्री बल क्या होगा, ये शायद सबको पता है। अगर वृत्ताकार मार्ग पर कोई, सपोज यहाँ पे मैं रस्सी लेके यहाँ पे पत्थर बांध के उसको घुमाने लग जाऊँ, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसको हम केंद्र की तरफ लगता है, इसीलिए वो अभिकेंद्री बल कहते हैं, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसका एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू मास और वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन उसकी रेडियस, जो सर्कल में लगाएगा उसकी जो त्रिज्या होगी वो। यानी कि अगर हम, इन्होंने कहा है कि इक्वल समान मास है, यानी कि मास भी कांस्टेंट है दोनों का, और 2 पार्टिकल हैं उनकी वेलोसिटी भी सेम है, क्योंकि समान चाल से चल रहा है तो v भी कांस्टेंट है। तो अगर ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं तो वी कैन राइट कि f इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी रेडियस के। अब ये बताओ, अगर इनडायरेक्टली है मतलब व्युत्क्रमानुपाती है और रेडियस का अनुपात R1 R2 होगा, तो आपको दिख रहा है कि फोर्स का जो अभिकेंद्रीय बल होगा उनका R2/R1 हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। इसी नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका एक दूसरा वेरिएशन भी पूछा जा सकता है। इस 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के, और बाकी एग्जांपल्स तो वो सबको पता ही होंगे। जैसे एक वॉशिंग मशीन का बहुत एग्जांपल पूछा जाता है, उसमें ऑप्शन आपको अभिकेंद्रीय बल भी मिलेगा और अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उसमें लड़के कंफ्यूज होकर अभिकेंद्रीय लगा देते हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन में देखते हो ऐसे ऐसे घूमती है तो केंद्र की तरफ, तो उस पर सेंट्रीपिटल नहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय। अगर वो दूध का क्रीम निकालने वाला प्रोसेस भी आ जाए तब उसमें भी, जैसे घर में सबके ये देखा होगा गोल गोल घुमा घुमा के, तो उसमें भी अपकेंद्री नहीं लगाते हैं। ये 2 एक्सेप्शन की तरह आप याद रखना, उसमें भी अपकेंद्रीकरण होता है उसका भी, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बाकी इस क्वेश्चन के लिए इक्वल मास हैं, 2 कण रेडियस पर चल रहे हैं,
तो अब इन्होंने कहा है कि उनके अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल है, तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी तो उस फॉर्मूले में था ही नहीं, क्या करूं, तो मैं बताऊं, एफ का फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास वेलोसिटी का स्क्वायर बटे आर। ये आपकी लीनियर वेलोसिटी है। क्या आपको कोई ऐसा फॉर्मूला पता है जो लीनियर वेलोसिटी से हमें एंगुलर वेलोसिटी दे दे। जी हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यानी कि अगर हम लीनियर वेलोसिटी में उसकी रेडियस से डिवाइड कर दें तो हमें वो क्या मिल जाता है, एंगुलर वेलोसिटी मिल जाता है। यानी कि हमें यहाँ पे लीनियर को रिप्लेस करना है एंगुलर से, तो v को हम आर ओमेगा लिख सकते हैं और उसका स्क्वायर है तो वो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आर। अब एक आर से एक आर कट गया, यानी कि फाइनली सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा कि एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये इक्वल है, ये कांस्टेंट है, मास समान है यानी कि द्रव्यमान भी कांस्टेंट है, तो हमें दिख रहा है कि जो ओमेगा है उसका स्क्वायर जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी रेडियस की। ठीक है, अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो रेडियस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब बताओ कोणीय वेगों का अनुपात बताना है, r1 r2 है तो वो r2 r1 पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, क्योंकि इस रिजल्ट से हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा, अब देखो इसमें भी रूट नहीं था, इसमें भी अंडर रूट नहीं था, इसमें भी नहीं था, तो वैसे भी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन भी आने बहुत ज़रूरी है। निम्न में से किसमें काइनेटिक एनर्जी, अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि आपको 4 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फिजिक्स के पेपर में ऐसे क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट करना आप लोग, 1-2 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलते हैं जिनको आप विजुलाइज करके अपने मतलब मेंटल विजुलाइजेशन से कर सकते हो। जैसे देखो आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और काइनेटिक, अगर आपको पता है इनमें डिफ्रेंशिएट करना आता है तो आप कर पाओगे। जैसे ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, चाबी, ये देखो ऐसे भी पूछा जा सकता है एक फैक्ट की तरह कि चाबी भरी हुई घड़ी में जो घड़ी जो आपने देखा है चाबी भर देते हैं तो वो स्प्रिंग में उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा होती है। ऐसे ही एक कहता है कि एक अगर तीर है, तीर कमान है अर्जुन वाला और उसने खींचा तो उसमें खींचे हुए तीर में कौन सी एनर्जी होगी, तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है गाइस, इसमें क्या है कि अगर पृथ्वी तल से 2 मीटर हाइट पर एक उठा हुआ 5 किलोग्राम का पिंड है तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, और एक और मुझे एक बात याद आ रही है, उसके बाद मैं इस पर फर्दर बढ़ूंगा। एक बहुत अच्छा, क्योंकि पॉइंट कभी कभी याद आते हैं फिर निकल जाते हैं दिमाग से। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, ठीक है, उसमें कौन सी एनर्जी होगी, केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, या स्थितिज और गतिज दोनों, या कोई नहीं। तो उसका आंसर था गतिज और स्थितिज दोनों। गतिज ऊर्जा तो वो मोशन कर रहा है इसलिए होगी, और पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा उसकी स्थिति की वजह से होगी। ठीक है, तो ये तो मैंने साथ में बता दिया। अभी फिलहाल देखते हैं, जैसे बंद बोतल बेलन में पिस्टन द्वारा कंप्रेस्ड गैस, उसमें भी आपकी पोटेंशियल कंप्रेस्ड है तो सीधा सी बात है कंप्रेस्ड होगी। लेकिन जो लुढ़कती हुई बॉल है, रोलिंग बॉल है, उसमें काइनेटिक होगी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, काइनेटिक। अब देखो इसमें मैंने कुछ नहीं समझाया, बस आपको बताया कि इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। अब इसमें आपको क्या समझाऊं, अब आपको अगर ये भी नहीं पता है कि पोटेंशियल होती क्या है तो फिर अभी 1-2 साल आप इंतजार करो, अभी सबने मत देखना अगर आपको नहीं पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, फिर भी मैं समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ यहाँ पे। वैसे मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ, लेकिन यार इतना तो आना चाहिए कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, मोशन की वजह से जो ऊर्जा हो वो गतिज ऊर्जा, जो स्थिति की वजह से हो वो स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, एक स्प्रिंग में देखो मैं हर वीडियो में क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन अब पूछने की मतलब हैबिट डाल रहा हूँ, तो आप लोग भी आदत डालो कि उनका आंसर्स देने की। ठीक है, भले ही गूगल करके दिया करो लेकिन दिया करो। जैसे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था 99.9% जितना वो डिटॉल जर्म्स नहीं मारता है उतने % आप लोगों ने गलत आंसर्स दिए, तो देखता हूँ इसका कितने % सही देते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि आपसे पूछा गया है कि स्प्रिंग में जो कनेक्टिंग गतिज ऊर्जा होती है वो किस स्थिति में अधिक होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार बता दूं कि स्प्रिंग का केस, जैसे ये स्प्रिंग है यहाँ पे ये ठीक है, इसको हम इस तरह से ये मतलब ऑप्शंस आपको समझा दूं क्योंकि इंग्लिश वाले बहुत कमेंट करते हैं कि हमें सर समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार बता दूं। खिंची स्थिति मतलब स्ट्रेच्ड, सपोज ये उसकी जो नेचुरल पोजीशन है और उसको हमने खींच दिया। ठीक है, खींचा
मतलब उसको कुछ वर्क डन किया, वही वर्क डन यहाँ पे वो स्टोर हो गया किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, यानी कि उसकी स्थितिज ऊर्जा में। और जो संपीडित लिखा है उसका मतलब होता है कंप्रेस्ड, मतलब ये स्प्रिंग था उसको हम लोग कंप्रेस्ड करके इतना कर दिया, कितना, अब की बार इतना ही, यहीं तक है वो, तो मतलब उसको कंप्रेस कर दिया। तो हमें ये बताना है कि जो, देखो इसमें 4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इसी क्वेश्चन से, वो मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन पूछना है आप लोगों से। इसलिए इसमें ये पूछा जा सकता है कि पोटेंशियल कब मैक्सिमम होगी, काइनेटिक कब मैक्सिमम होगी, वो सारे मैं समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको मतलब मेरा जो काम है वो कर रहा हूँ आपको बताना। मैं हर वीडियो में पूछूंगा एक क्वेश्चन। पृष्ठ पर एम मास का एक ब्लॉक रखा है, पृष्ठ की जो ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ काट है वो ये है। यदि फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 हो तो अर्थ से वो हाइट बतानी है जिसपे वो बिना फिसले रखा जा सकता है, मतलब वो फिसले ना, ठीक है। तो देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अभी क्या है कि हम अगर यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, मतलब वो क्या होता है, म्यू एस टेन थीटा के इक्वल होता है। मतलब हम कहाँ से सोचना शुरू करेंगे, यानी कि टेन थीटा मतलब कुछ हमें स्लोप जैसा अगर निकाल पाए हम। अब देखो इस चीज़ से हम क्या डी वाई बटे डी एक्स निकाल सकते हैं, वही तो टेन थीटा होता है। तो डी वाई बटे डी एक्स अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का करेंगे तो 3x² होगा, 3x², और 6 कांस्टेंट है तो हमारा x² बटे 2 होगा। तो x² बटे 2 जो है वो मेरा डी वाई बटे डी एक्स है, यानी कि टेन थीटा को हम लिख सकते हैं वो। और टेन थीटा कितना है, 0.5 है, यानी कि 0.5 का मतलब आधा, यानी कि आधा 0.5 है, 0.5 टेन थीटा है, तो टेन थीटा ये है तो ये है, यानी कि 2 से नीचे वाले 2 ये कट गया, यानी कि x² की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 1 मिल गई। अब x² अगर 1 है तो x हमारा प्लस भी हो सकता है 1, -1, क्योंकि -1 का वर्ग भी 1 आता है, +1 का भी वर्ग 1 आता है। अब वो ऊर्ध्वाधर हाइट इससे हम कितनी निकाल सकते हैं, x का मान 1 रखेंगे तो 1/6, यानी कि 1/, ऑप्शन इसका राइट आंसर। अब देखो फ्रिक्शन से बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वैसे मैं कितने बताऊं आपको। जैसे फ्रिक्शन है कैसा है, यानी कि आपका कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये नॉन असंरक्षी बल होता है। कैसा, असंरक्षी बल। जैसे कि बहुत तरह के फ्रिक्शन होते हैं, आपके गतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, लोटनिक घर्षण, उनका आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगवा सकता है, असेंडिंग ऑर्डर में लगवा सकता है। तो ये सारे ही फैक्ट अगर आपके अभी क्लियर नहीं है तो फिर अभी क्या है कि क्लियर कर लो, क्योंकि आपको इतना टाइम दे रहा है भगवान, एग्जाम पोस्टपोन होते चला जा रहा है, पोस्टपोन होते चला जा रहा है। तो इसका क्या है, अपॉर्चुनिटी को आप अवसर में बदल दो। आप सारे ही प्लेलिस्ट में आप 3 से 4 वीडियो रोज देखोगे ना लक्ष्य एयरफोर्स की प्लेलिस्ट से, मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आपको कोई नहीं रोक सकता, फिजिक्स में फेल कोई नहीं कर, मतलब आप बहुत अच्छे मार्क्स से फिजिक्स में पास हो जाओगे। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, बस आप मैथ और उस पर भी फोकस कर लो, इंग्लिश पे, तो फिर एक्स ग्रुप तो आपका किसी ने भी नहीं रोका। सबको जो सवाल आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये एयरफोर्स का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का इक्वेशन दिया है कितना, y = -2/3t² + 16t + 2, ठीक है। तो फिर क्या है कि हमें ये बताना है कि कितने टाइम के बाद वो रेस्ट में आ जाएगी, यानी कि वो जो वस्तु है वो मोशन नहीं करेगी, यानी कि विरामावस्था में आ जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, इसको एज यूजुअल आप लोग प्लीज़ यार खुद से ट्राई ज़रूर कर लिया करो इनको, और अपने आप को मोटिवेट भी कर दिया करो। अगर आपसे क्वेश्चन हो जाते हैं तो किसी और के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप से बोला करो वेल डन, आपका जो भी नाम है, मतलब आप अच्छा कर रहे हो। तो देखो क्या करना है, वैसे इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये नहीं है कि हर बार मैं टफ क्वेश्चन लेके ही डराता रहूँ आपको। देखो जो पैटर्न एयरफोर्स का है वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। अब देखो क्या है कि अब अगर ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का इक्वेशन है, यानी कि जो वेलोसिटी होती है, चाल होती है, जो वेग होता है वो क्या होता है, विस्थापन बटे समय। यानी कि अगर हम इस इक्वेशन को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दें तो फिर हमें वो वेलोसिटी दे देगा, ठीक है, वो वेग दे देगा। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो -2/3 बाहर लिखा, इंटू t² का क्या होता है 2t, ठीक है, +16 को बाहर लिखा, t का कितना हो जाएगा 1, +2 का तो 0 हो जाएगा क्योंकि एक वो कांस्टेंट है। अब देखो, अब अगर हम देखें कि हमें क्या करना है कि कितने समय के बाद वो विरामावस्था में आ जाएगी, इस टर्म्स का मतलब है कि कितने समय के बाद वेलोसिटी का मान 0 हो जाएगा, ठीक है, हमने 0 कर दिया। अब हमें उसी t का मान बताना है, तो यहाँ पे 16 है, 16 जब इधर आएगा तो -16 हो जाएगा, यानी कि -16 = -2/3 इंटू 2 इंटू टी, यही तो दिख रहा है। अब निगेटिव से निगेटिव खत्म, यानी कि इधर 16 है, टी की वैल्यू क्या रख दें कि इधर भी 16 आ जाए।
अगर हम टी की वैल्यू ऑप्शन से उठा के 12 रख देते हैं तो ये 12 से ये कितने टाइम्स कट हो जाएगा, यहाँ पे अगर 12 वैल्यू रख देते हैं ऑप्शन से तो 4 टाइम्स कट हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी कि सेटिस्फाइड हो गया। और आप इसको फर्दर कैलकुलेट भी कर सकते हो। देखो कंपटीशन में क्या होता है कि आपको टाइम सेव करना है। चैलेंज ये नहीं कि आपने क्वेश्चन कर लिया, वहाँ पे चैलेंज ये रहता है कि आपने क्वेश्चन सबसे जल्दी किया कि नहीं, ठीक है, नहीं तो और कोई सिलेक्शन ले जाएगा, ठीक है, पीएसएल में आपका नाम नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहता रहा हूँ तो कि स्पीड पे भी वर्क करो, एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को मेंटेन जो बच्चा कर लेगा वो एग्जाम 100% क्वालिफाई करेगा। तभी मैं कहता हूँ कि क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई जरूर किया करो। एक संगमरमर ए को किसी भवन के तल से वर्टिकली नीचे की ओर फ्री फॉलिंग मतलब छोड़ दिया गया, ठीक। एट द सेम टाइम संगमरमर बी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल करके फेंका गया। तो हमें बताना है कौन सा पहले आएगा, ए पहले आएगा या बी पहले आएगा, या दोनों एक साथ पहुंचेंगे या कोई नहीं। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आपने देखा होगा प्रैक्टिस सेट में बहुत मिलते हैं। एक वो वाला भी फेमस क्वेश्चन है, कॉटन है एक और एक यहाँ पे पत्थर है, तो कॉटन पहले आएगी या पत्थर। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा, चाहे वो कॉटन वाला क्वेश्चन हो, कि वहाँ पे एयर कॉलम से यानी कि वैक्यूम मानना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे जो एयर का जो आपका वो अवरोध है यानी कि वायु का, वो नहीं है, ठीक है। तो इन तरह के क्वेश्चंस में आंसर तो इसमें भी वही है, दोनों सेम टाइम पे पहुंचेगी। लेकिन अगर थोड़ा आप समझना चाहो तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि ये जो है, ठीक है, ए वाला उसको उन्होंने डायरेक्ट नीचे फेंक दिया, ठीक है। अब इसको क्या किया, पहले हॉरिजॉन्टली फेंका, तो तब वो तो इस पे जो आपका ग्रेविटी होगा, ड्यू टू ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन होगा वो इसके इक्वल क्यों होगा, क्योंकि इस पे जो मूवमेंट वेलोसिटी इधर वाली होगी वो कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो नीचे आ रहा है तो जो इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, लेकिन इसका भी नीचे आने के लिए इनिशियल वेलोसिटी इसका भी जीरो कंसीडर करेंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होगा वो बोथ पे सेम होगा, यानी कि ये दोनों एक साथ पहुंचेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो इस हमेशा तुमसे कहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन आपको आपके पेपर में ज़रूर ऐसे मिलेंगे जिनको आप कॉमन अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हो। मतलब अगर आपने उस चैप्टर को नहीं भी पढ़ा है, जैसे ये क्वेश्चन है, एक 10 ग्राम का एक 40 ग्राम की दो गोलियां थी, दोनों को P तथा Q के वेग से, मतलब उनका एक का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड था, दूसरे का 5 मीटर पर सेकेंड था। दोनों गोलियां एक गीली मिट्टी की दीवार से टकराई, ठीक है। तो क्या पूछा है कि P, जैसे ये दीवार है, ठीक है, ये गीली मिट्टी की दीवार है, तो ये आ रही है 20 के वेग से 10 ग्राम की, तो ये बता रहा है कि एक मतलब दोनों इक्वल, जहाँ तक ये पहुँचेगी वहीं तक भी पहुँचेगी, या फिर जो ज़्यादा मास है उसका वो ज़्यादा दूर पहुँचेगी, या मतलब ये आप अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हो। तो देखो अगर हमें कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एकदम डल हो, तो आप ये तो जानते हो कि कोई चीज़ है वो जितना मोमेंटम होगा उतना ही तो आगे डिस्प्लेस करेगी। तो अब ये बताओ, मोमेंटम मतलब मास वेलोसिटी हमें कुछ नहीं पता है, इसका मास कितना है 10 ग्राम और इसकी वेलोसिटी है 20, तो मोमेंटम कितना हुआ 200। अब आप जो कमेंट्री भी सुनते होगे क्रिकेट, देखो इतने मोमेंटम से बॉल को हिट किया, तो मोमेंटम देखो इतना मास है उसका और वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर, तो उसका भी मोमेंटम हमारा 200 हो गया। अब मोमेंटम अगर दोनों का सेम है तो फिर क्या कहें, हम दोनों इक्वल इंटर करेंगे, ठीक है, दोनों बराबर। में P0 प्रेशर पर कोई गैस भरी है, उसमें दो चेंज किए गए, एक तो उसके मॉलिक्यूल्स का मास हमने हाफ कर दिया, उनके द्रव्यमान उनके अणुओं का आधा कर दिया, और उनकी चालें यानी कि वेलोसिटी हमने ट्वाइस डबल कर दी। तो रिजल्टेंट जो प्रेशर है वो क्या होगा, क्या वो अनचेंज रहेगा, या वो ट्वाइस हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, या फिर हाफ रह जाएगा प्रेशर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि इन क्वेश्चंस को आप पहले एक बार खुद से ट्राई जरूर किया करो, इससे आप एक तो अपना एवेल्यूशन कर पाओगे और आपकी थॉट प्रोसेस में डेफिनेटली चेंज आएगा, आप अपने आप में एक इम्प्रूव पाओगे। तो ठीक है, अब आपने आशा करता हूँ कि ट्राई कर लिया होगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको प्रेशर का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें मास भी आता है 1/3 mN/v इंटू VRMS का स्क्वायर। अब देखो इससे इस फॉर्मूले को वैसे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पूछेगा, लेकिन कई बार देखा गया है कि इस क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल इस तरह के बन जाते हैं। अब देखो हमें दिख रहा है कि प्रेशर जो है उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसकी चाल के VRMS के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फाइनली वी कैन राइट इट एज P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M और VRMS का स्क्वायर। अब देखो इसको कितना इजीली कर सकते हैं, इसको हम P1/P2 अगर कहें तो ये हमारा M1/M2 हो जाएगा। M2 हमने कितना कर दिया, आधा कर दिया है, क्योंकि मास आधा कर दिया है। अब VRMS को हम पहले V ही रहने देते हैं, फिर हम 2V कर देते हैं और दोनों का स्क्वायर कर देना है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था।
अब आप देखोगे कि जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये 2m से m तो कट जाएगा लेकिन 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे v से v कट जाएगा लेकिन 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो फाइनली हमें P1/P2 मिल गया 1/2। जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P2 हमें दिख जाएगा 2P1, यानी कि जो इनिशियली P0 था उसका 2 टाइम्स हो जाएगा आपकी बार प्रेशर, अगर हम उनका मास आधा कर दें और चाहे 2 गुनी कर दें, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आई होप कि अब आप जरूर कर पाओगे। कई बच्चे क्या होते हैं कि अगर एग्जाम से पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है तो वो पहले तो 1-2 सेकंड ट्राई करेंगे PV बराबर NRT, फिर वो क्या करेंगे कि उनको मतलब आंसर मैच हो जाएगा तो ठीक है, तुक्का लगा देंगे, अदरवाइज फिर उनका एक तो नेगेटिव मार्किंग जब से होने लगी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको अगर नहीं आता है तो अटेम्प्ट नहीं करना है। और मेरी कोशिश ये है कि आपके एग्जाम तक हर वो क्वेश्चन आपकी नज़रों से होकर जाए एक बार जिसके चांसेस हैं एग्जाम में आने के, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे ही एक खाली बर्तन को जल से भरा जाता है, ठीक है, उसमें जल भरा गया तो उसकी फ्रिक्वेंसी पूछा गया क्या है। सेकंड क्वेश्चन है यदि तेल यानी कि ऑयल जिसका डेंसिटी ऑब्वियसली पानी से अधिक होता है, तो अगर उसको रिप्लेस कर देते हैं पानी की जगह पे रेजोनेंस ट्यूब में लगा देते हैं तो फिर उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगा। देखो दोनों ही क्वेश्चंस सेम फिनोमेना पे बेस्ड हैं, तो आपको क्या है रटना नहीं है, कोई चीज़ समझना है। देखो अगर हम खाली बर्तन की बात करें या बर्तन भरा गया है पानी से, एक आप बात बताओ, फ्रिक्वेंसी की बात करी गई है तो आपने देखा होगा क्लोज आर्गन पाइप की अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो वो क्या होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 4/4L, ठीक है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो उसके लेंथ के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब आप ये बताओ कि उसमें जैसे ही जल भरा जाएगा, जैसे कोई खाली था, ठीक है, तो जो उसमें जो वायु स्तंभ होंगे उनकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी कि नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि आप समझ रहे हो अगर लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जैसे ये है सपोज ये खाली है तो अभी तक तो लेंथ ये है, जैसे मान लो इसको भर दिया तो लेंथ इसकी डिक्रीज हुई कि नहीं हुई, यानी कि वायु स्तंभ जो एयर कॉलम्स होंगे उनकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, और अगर लेंथ डिक्रीज हो जाएगी तो ऑब्वियसली फ्रिक्वेंसी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आप समझ पाए कैसे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हुई। तो अब देखो एक खाली बर्तन है, जैसे ही जल से भरा गया तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, यदि तेल जिसका डेंसिटी तो स्थान पर अगर उसको रेजोनेंस ट्यूब में यूज़ किया गया, अब इसकी फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी। देखो अब हमने देखा कि उसकी फ्रिक्वेंसी के फॉर्मूले में लेंथ पे डिपेंड करता है ना कि उसके डेंसिटी पे। तो अगर हमने डेंसिटी रिप्लेस वाला क्वेश्चन आ जाए, जैसे वाटर को रिप्लेस कर दिया ऑयल से या और किसी सब्सटेंस से अगर रिप्लेस करा जाए, तो अगर डेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ता है उसका फ्रिक्वेंसी का, तो वो अनचेंज रहेगी, रिमेन सेम, यानी कि जो थी इनिशियली वही रहेगी, ठीक है। अब देखो आर्गन पाइप अगर आया है तो उनका कॉन्सेप्ट आया तो उससे आपको 2 बातें जरूर पता होना चाहिए। जो क्लोज आर्गन पाइप होता है, बंद आर्गन पाइप होता है, उसमें केवल ऑड हार्मोनिक होते हैं, यानी कि 1, 3, 5, यानी कि केवल विषम सन्नादी होते हैं। और जो खुला आर्गन पाइप होता है, ओपन आर्गन पाइप होता है, उसमें ऑड और इवन दोनों तरह के होते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 का रेशियो रहता है, ठीक है, हार्मोनिक का। ये तो आपको एक फैक्ट की तरह पता हो। सेकेंड थिंग, उसकी फ्रिक्वेंसी और उसकी फ्रिक्वेंसी में रिलेशन क्या होता है। जैसे अगर आपको कभी भी खुले आर्गन पाइप की फ्रिक्वेंसी दे दी गई 500 और आपसे क्लोज की दे दी गई और आपसे ओपन की पूछी गई, तो आप उसको ट्वाइस कर देंगे। कैसे, हमने देखा था कि खुले आर्गन पाइप के लिए फ्रिक्वेंसी होता है B/4L और ओपन आर्गन पाइप के लिए फ्रिक्वेंसी होता है B/2L। तो अगर हम देखें इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि क्लोज आर्गन पाइप की फ्रिक्वेंसी और ओपन आर्गन पाइप की फ्रिक्वेंसी का रेशियो अगर हम फाइंड करेंगे तो वो कितना आता है, वो 2 और 1 का आता है। कितना आता है, 1 और 2 का आता है, ठीक है। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, अगर अब आ जाए तो आप नहीं छोड़ोगे। और हाँ एक चीज़ और, जैसे क्लोज आर्गन पाइप है सपोज, ठीक है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो इसमें एक नोड्स आपने टर्म सुने होंगे, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है उनको हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है उनको एंटी नोड्स कहते हैं। तो ठीक है, ऐसे सिमिलरली यहाँ पे नोड्स बनेगा, फिर यहाँ पे एंटी नोड्स बनेगा, यहाँ नोड्स फिर एंटी नोड्स। तो पूछा जाता है कि एक निस्पंद की उसके करस्पॉन्डिंग यानी कि उसके पास वाले निस्पंद नोड्स के बीच की दूरी कितनी होती है, तो एक नोड्स और नोड्स के बीच की दूरी होती है λ/2। सिमिलरली एक एंटी नोड्स और उसके दूसरे पास वाले एंटी नोड्स के बीच की दूरी भी λ/2 होती है। लेकिन अगर एक नोड्स और एक एंटी नोड्स के बीच की दूरी पूछे तो वो λ/4 होती है। सिमिलरली एक एंटी नोड्स और उसके पास वाले नोड्स के बीच की दूरी पूछे तब भी λ/4 होती है। तो ये फैक्ट ऐसे हैं कि इनसे आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक। किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच किया जाता है, मतलब खींचा जाता है, तो उसकी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा U है, ठीक है। जब स्प्रिंग को अगर हम 10 सेंटीमीटर तक खींच दें तो फिर उसकी जो वो U के टर्म्स में क्या होगी, जो पोटेंशियल होगी, प्रत्यास्थ पोटेंशियल, वो क्या होगी,
प्रत्यास्थ समझते हो, इलास्टिसिटी, जैसे कि पूछा जाता है कि रबड़, स्टील रबड़ से अधिक क्यों प्रत्यास्थ है, तो वही होती है प्रत्यास्थता, मतलब जो अपनी उस इनिशियल पोजीशन में आने में जितना उसकी वो एनर्जी होगी वो, ठीक है। तो अब देखो क्या कहते हैं, जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, जो स्प्रिंग का फोर्स कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, और जितना वो एक्स मतलब जो दूरी जितना उसको खींच स्ट्रेच कर सकते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जितनी दूरी तक उसको स्ट्रेच कर सकते हैं उसके स्क्वायर के। तो देखो पहले यू थी, जब उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो u1/u2 कर सकते हैं, इज इक्वल टू पहले 2 तक खींच सकते थे तो 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, अब की बार 10 तक खींच पा रहे तो 10 का स्क्वायर 100 करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर था। अब 4 से इसको कट किया तो 25 आया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल गया, 25u मिल जाएगा u2, यानी कि CD इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार मैं ब्राइटनेस बढ़ा लूँ, हाँ आई थिंक सही है, कि यदि एक गेंद है उसको h1 हाइट से पृथ्वी पर गिराया गया, बहुत ध्यान से समझना है इसको, मतलब फील करना क्वेश्चन को, यदि जो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन है मतलब प्रत्यानयन गुणांक है वो इतना है, तो h2 ऊंचाई कितनी होगी जहाँ तक गेंद रिबाउंड होगी। अब देखो आप कभी भी कोई बॉल अगर ज़मीन पे गिराते हो तो जब वो ज़मीन पर गिरती है तो वो डिपेंड करता है उसका जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कोफिशिएंट है वो कितनी हाइट तक दोबारा जाएगी। ठीक है, अब समझना ये है हमें कि इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लो कि e की पावर 2n, ये फॉर्मूला भी बहुत बार पूछा जा चुका है, जो e जहाँ पे वही होता है रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट, तो e की पावर 2n जो होता है वो होता है hn, मतलब जो nth उसमें nth रिबाउंड में जहाँ तक हाइट जाएगी और जो हाइट इनिशियल रहेगी उसका रेशियो। तो ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं फिर से लिख दूँ, तो अगर e की पावर 2n, ठीक है, n जहाँ पे nth रिबाउंड है, जैसे इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि दूसरे रिबाउंड के बाद या तीसरे रिबाउंड के बाद, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल का करेगा तो उसमें ये भी रिबाउंडेशन का nth टाइम दे सकता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल है, यही क्वेश्चन फॉर्मूला पता है, तो h जो n मतलब nth रिबाउंड के बाद n हाइट और जो इनिशियली होगी। तो अब देखो हम e की जगह पे कितना रिप्लेस कर सकते हैं, e का इन्होंने वैल्यू दिया है 0.6, तो 0.6 की पावर 2। अब n यहाँ पे हम n का मान 1 कंसीडर करेंगे, लेकिन इसलिए क्योंकि इसमें ये नहीं कहा गया है कि दूसरे रिबाउंड के बाद या तीसरे या चौथे, तो हम इसको यूनिट कंसीडर करेंगे क्योंकि एक ही रिबाउंड की बात करी गई है, ये तो आपको ऑब्वियसली दिख रहा है, इज इक्वल टू hn, कितनी वो रिबाउंड होगी यही हमें फाइंड करना है, जो nth रिबाउंड में पहले रिबाउंड के बाद, तो वो hn हमें फाउंड करना है, और जो h2 जो इनिशियल हाइट थी वो कितनी ऊंचाई से गिराई गई थी वो हमें 1 दी हुई है। तो हम यहाँ देखें 0.6 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 0.36 हो जाएगा, वही मेरी जो रिबाउंड के बाद हाइट है वो होगी। ठीक है, अब देखो ये स्मार्ट बच्चे होते हैं, अब कुछ देखो 2 तरह के बच्चे होते हैं यार, कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो होंगे केवल ये क्वेश्चन समझ लिया, दूसरे लड़के ये होंगे जिनको मैंने बताया कि पॉज करके किया करो। अब उनकी थॉट प्रोसेस में चेंज कैसे आएगा, जब वो एक बार खुद से ट्राई करेंगे तो उन्हें पता है कि लूप होल्स क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे ये क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है कहता चौथे रिबाउंड के बाद बात करवाता तो फिर यहाँ पे किस तरह से कैलकुलेशन चेंज हो जाती। तो कॉन्सेप्ट सीखना और उसको किस हद तक ग्रैप्स कर पा रहे हो ये डिपेंड करता है आप लोगों पे, इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि एक बार खुद से ट्राई जरूर किया करो। एक बंद आर्गन पाइप में तीसरा अधिस्वरक प्रोड्यूस किया गया है, तो उसमें कितने नोड्स और कितने एंटी नोड्स होंगे। देखो मैं आपको एक चार्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो एक बार उसको आप याद कर पाओ तो कर लेना। क्लोज आर्गन पाइप के लिए, अगर क्लोज आर्गन पाइप में आपको पता है कि हार्मोनिक ऑड होते हैं, मतलब 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो आप एक काम करो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नोड्स और यहाँ पे लिख रहा हूँ एंटी नोड्स। ठीक है, ये क्लोज आर्गन पाइप की बात कर रहा हूँ। तो अगर फर्स्ट हार्मोनिक है तो उसमें नोड्स भी 1 होगा और एंटी नोड्स भी 1 होगा। थर्ड हार्मोनिक है तो उसमें क्या होगा, नोड्स भी 2 होंगे और एंटी नोड्स भी 2 होंगे। फिफ्थ हार्मोनिक है तो उसमें 3 होंगे। सिमिलरली फोर्थ हार्मोनिक है तो उसमें 4 होंगे। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, मूल अधिस्वरक प्रथम सन्नादि, ये प्रथम अधिस्वरक द्वितीय सन्नादि, ये आपका क्या होता है
द्वितीय अधिस्वरक, तृतीय सन्नादि, यानी कि अधिस्वरक एक कम चलता है, मतलब एक मूल अधिस्वरक भी होता है, तो जब फर्स्ट पे आके ये सेकंड वाले पोजीशन पे आके ये प्रथम अधिस्वरक हो पाता है। तो देखो इन्होंने तीसरा अधिस्वरक की बात करी गई है, तो तीसरा अधिस्वरक मतलब ये मूल हो जाएगा, ये प्रथम हो जाएगा, ये द्वितीय हो जाएगा, या तृतीय हो जाएगा। तो ये सेवंथ वाला यानी कि फोर्थ हार्मोनिक होगा। और उसमें हमने बताया कितने नोट्स और एंटू नोट्स होते हैं, चार, यानी कि 4 निष्पंद और 4 प्रस्पंद। देखो आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट है जिसमें आपको एक वेव मोशन उसका इक्वेशन दिया है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग का इक्वेशन है, उसको रिप्रेजेंट करती है। तो उसका आप देखो इस क्वेश्चन में आंसर होगा आपका ए। अब आप लोगों को एक शायद किन्हीं को झटका लगाओ, क्योंकि मैंने आपको एक बताया था ओमेगा बटे के भी होता है आपका वेलोसिटी। तो भाई मैंने वेव का वेलोसिटी बताया था, जैसे कोई अप्रगामी तरंग है उसका वेव का वेलोसिटी अगर डायरेक्ट फाइंड करना हो, ऐसे न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं, तो आप डायरेक्ट ओमेगा बटे के से फाइंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, कण का पूछा गया है, पार्टिकल का पूछा गया है, और अगर पार्टिकल का वेलोसिटी अगर बात करें तो फिर उसका मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा होता है। ठीक है, तो देखो क्या है कि अब आई थिंक आपने डिफरेंशिएट कर लिया होगा क्या है इसको, और आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज वीडियो देख सकते हो।